हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। तो आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है पहले अध्याय में वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या करते हैं, किसी भी चीज है या किसी भी वस्तु है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं। अब जमाते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग उसको खोजना ना पड़े, समय की बचत हो, ऊर्जा की बचत हो, इसलिए जमाते हैं। तो वैसा ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों का भी एक प्रकार से वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि तत्वों का तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया और कहाँ से ये करना शुरू हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो पहले अध्याय के नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो यहाँ क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, तत्व। तो तत्व आप लोग पढ़ चुके हो, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। तो तत्व क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ का प्रकार है, यह है ना। तो तत्व की परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं, तत्व एक शुद्धतम पदार्थ है, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है, जिसे हम लोग और छोटे भाग में विघटित नहीं कर सकते। विघटित नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, उसे हम लोग और छोटे भाग में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। मान लो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है H2। तो H2 को हम लोग और छोटे भाग में तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकते का अर्थ क्या है कि H2 से हम लोग और H2 अपने आप में ही बना हुआ है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। H2O होता है, H2O को हम लोग विघटित करके हम लोग H2 और O2 इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मतलब विघटित कर सकते हैं, दो भाग में तोड़ सकते हैं ऐसे। सॉरी, ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको विघटित कर सकते हैं। लेकिन H2 को हम लोग ऐसे कुछ तरीके से विघटित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसलिए H2 क्या है, हाइड्रोजन क्या एक तत्व है, जबकि पानी तत्व नहीं है, पानी एक यौगिक है। तो यौगिक एक अलग चीज हो जाता है, उसके बारे में हम लोग अलग अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमको तत्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तत्व क्या है। तत्व क्या है, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है, जिसे और छोटे भाग में विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब तत्व का क्या करना है, हमको आवर्ती वर्गीकरण करना है। आवर्ती वर्गीकरण मतलब कि उसको क्रम से व्यवस्थित करना है, क्रम से जमाना है। तो कोई भी तत्व के बारे में या कोई भी चीज के बारे में जब भी विज्ञान में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसकी खोज होना कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में पहले जानते हैं। ठीक है। तो पहला क्या था, हमारा जो पहला पॉइंट है समझने का, वो क्या है, तत्व तब और अब। आपके जो नोटबुक में दिया है, बुक में दिया, टेक्स्ट बुक में, वो तो क्या दिया है, तत्व तब और अब। उस समय तत्व क्या था और अब क्या तत्व है, अब हम लोग क्या जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पुराने जमाने में एक दार्शनिक थे, उसका नाम क्या था, अरस्तु, जो ईसा पूर्व 384 से ईसा पूर्व 322 तक के रहे। तो उनके अनुसार क्या था, ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिसे आप लोग आज भी बोलते हैं ना, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। वैसे उन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये बताया था उन्होंने। तो ये तो उस टाइम का ऐसा चलते आ रहा था। फिर बाद में एक और वैज्ञानिक हुए, ब्रिटिश वैज्ञानिक बायल्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बहुत सारा प्रयोग किया, बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि जो ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्व या फिर ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु वो तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है। तो इतना चीज क्या किया, जो बायस थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने ये सिद्ध किया था। उसके बाद लवाइजिए एक और वैज्ञानिक हुए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। तो उन्होंने बताया बाद में, तत्व की परिभाषा दी। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। ठीक है। तो इसमें से एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि तत्व ब्रह्मांड का जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये किसने बताया था, ये पूछ सकते हैं आपको। तो आप लोग क्या लगाएंगे, दार्शनिक अरस्तु। ये टिक लगाने वाला है तो टिक लगाएंगे, और ऐसे पूछ दिया तो इसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं। वैसे ही लवाइजिए, तो लवाइजिए ने पहली बार तत्व की परिभाषा दी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तत्व की परिभाषा पहली बार किसने दी, तो किसने दी थी, लवाइजिए ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो क्या था तत्व, उन्होंने क्या बताया था, तत्व वह पदार्थ है जिसे और छोटे भाग में विघटित नहीं किया जा सकता है, उन्होंने ही बताया था। ठीक है। उसी परिभाषा को हम लोग आज पढ़ते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए, उसके आधार पर उन्होंने तत्व की 33 सूचियां बनाई उस टाइम, उस समय की बात है। और अब तत्व की कुल कितनी खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है।
तो ये था कुछ तत्वों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखते हैं अगला पॉइंट, तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है उसको देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो आप सभी लोग दुकान जाते हैं तो दुकानदार कुछ चीज मांगते हैं, जैसे किराना दुकान गए तो मान लो कि साबुन दे दीजिए, एक सेट साबुन, ये कपड़ा धोने का, ये वाला नाम लेकर के बोलते हैं। तो क्या करता है, फटाफट जाता है और लेकर के आ जाता है। तो उसने ऐसा कैसे कर लिया कि इतना जल्दी से ये कर लिया, तो उसने क्या किया है, अलग अलग खंड बना दिए हैं, अलग अलग भागों में उसको पूरा व्यवस्थित कर दिया, बांट दिया है। जो भी सामान है उसको यहाँ है, ऐसा ऐसा करके बांट दिया है। और उसको पता है कि वो सामान कहाँ है, यहाँ पर है, उसको वहां से फट से उठा करके ले आता है। तो यही एक प्रकार का क्या है, वर्गीकरण है। तो वही चीज वैज्ञानिकों ने तत्वों के साथ करने की कोशिश की कि तत्वों को भी अगर एक व्यवस्थित क्रम में जमा दिया जाए उनके गुणों के आधार पर, तो हम तत्वों का उनके गुणधर्मों के आधार पर आसानी से उपयोग कर सकते हैं। आसानी से क्या हो रहा है उसके गुणधर्मों को पहचान करके उसको अपने अनुकूल उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता हुई, तो वही चीज है कि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर ऊर्जा तथा समय की बचत होती है। ठीक है, ऊर्जा तो बचत हो गई, खोजने ढूंढने में ऊर्जा तो लगेगा ना, और समय की भी बचत हो रही है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के प्रयास किए। तो वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, उनके गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर मतलब तत्वों का क्या गुण है, कौन से तत्वों का क्या गुण है, सेम गुण वालों को एक साथ रख दिए, ये हुआ। ठीक है, अब आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ये पढ़ा था, और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ा था। इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने वर्गीकरण पाठ में ही पढ़ा था कि वर्गीकरण करने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है ना। आधार मतलब कि एक आधार के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। कि जैसे कि रंग है तो रंग के आधार पर लाल रंग का यहाँ रहेगा, सफेद रंग का यहाँ रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। या गुण, साबुन है तो साबुन वाले जो हैं वो यहाँ रहेंगे, और कपड़े मान लो नहाने के साबुन यहाँ रहेंगे, कपड़े धोने के साबुन यहाँ रहेंगे। ये हो गया उसका आधार हो गया। तो उसी प्रकार से तत्वों को भी वर्गीकृत करने के लिए कुछ न कुछ आधार की तो आवश्यकता पड़ेगी ही ना। तो वो आधार क्या क्या हो सकते हैं, वो आधार हो सकते हैं परमाणु संख्या, वो आधार हो सकता है हमारा परमाणु द्रव्यमान हो सकता है, या वो आधार हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग तत्वों को किस प्रकार से जमा सकते हैं, तो भिन्न भिन्न आधार के अपने हिसाब से उसको जमा सकते हैं। तो जो सबसे सूटेबल होगा, जो सभी के लिए लागू होगा, उसको हम लोग जमाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है, पहला परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु के नाभिक में, उसी के बराबर होता है, ये आप लोग पढ़े हो। दूसरा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल संख्या के योग के बराबर, या कुल संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़े। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कक्षकों में बांट करके लिखते हैं। तो उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 है किसी का, तो आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पर बता रहा हूँ। ये किसका आप लोग जान गए होंगे, मैग्नीशियम का है। तो इसको हम लोग 2, 8 और 2, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार। तो अब सीधे सीधे चलते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसको देखते हैं, और उसके बाद आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा जो पहला जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनका तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किया, वो थे डाइवे-रेनर। तो डाइवे-रेनर जी ने एक नियम दिया जिसको कहा जाता है डाइवे-रेनर का त्रिक नियम। तो क्या था उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि इन्होंने ही पहली बार तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। तो ये प्रश्न बनता है कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। तो किसने किया था, डाइवे-रेनर ने किया था। उसने कौन सा नियम दिया था, डाइवे-रेनर का त्रिक नियम दिया था। और उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किस आधार पर किया था, तो भार के आधार पर वर्गीकरण का प्रयास किया था। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो उन्होंने कैसे किया, क्या किया, उसको पहले देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3 कोई समान गुणधर्मों वाले तत्व लिए। तो मान लो कि उसने क्या लिया,
सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व लिए और उन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग मतलब कि भार के आधार पर उसको बांट दिया, लाइन से रख दिया, जमा दिया। तो सबसे हल्का क्या रहता है, लिथियम। लिथियम का परमाणु भार कितना है, 6.9। वैसे ही सोडियम का जो परमाणु भार 23 है और पोटेशियम का क्या है 39.1 ये होता है। तो फिर बांटने के बाद, जब जमाने के बाद समूह में व्यवस्थित किया परमाणु भार के आधार पर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में उसने जमाया। लिथियम का 6.9 है तो उससे ज्यादा क्या है सोडियम का, उससे ज्यादा क्या है पोटेशियम का। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। तो जमाने के बाद उसने देखा कि जो बीच वाला जो तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो अन्य जो 2 तत्व हैं उनके परमाणु भार का औसत है। औसत है मतलब कि सब आप लोग इन दोनों का जो परमाणु भार का औसत निकालोगे तो 23 के बराबर होगा। आप लोग करके देख सकते हैं। इसका औसत था और इसका जो गुणधर्म भी था, जो इसका गुण था वो भी इन दोनों के मध्य का था। मतलब थोड़ा गुण इससे इसमें था, थोड़ा गुण इसका इसमें था, इन दोनों के बीच का था। तो इस तरह से उन्होंने इसको एक नियम के रूप में परिवर्तित किया या प्रतिपादित किया। तो उनके अनुसार उन्होंने इस नियम को कैसे दिया, क्योंकि इसमें 3 तत्वों को एक साथ जमा करके किया है वर्गीकरण, इसलिए उसने क्या नाम दिया, इसको त्रिक नियम दिया। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए, जमाया जाए, तो जो मध्य तत्व का जो परमाणु भार है, ये जो मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो शेष 2 तत्व जो बचा है उनके परमाणु भार का औसत होता है तथा गुणधर्म उनके मध्य होता है। उनके मध्य होता है मतलब कि इनका जो गुणधर्म होगा, इनका जो गुणधर्म होगा, उनके बीच का जो गुणधर्म है वो इसका होगा। मतलब थोड़ा गुण इसका होगा, थोड़ा गुण इसका होगा, इन दोनों के बीच का होगा, ऐसे। ठीक है, तो इसी को बता दिया। तो कैसे बताया, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत तथा उनका जो गुणधर्म है वो अन्य जो तत्व है वो उनके गुणधर्म के मध्य होगा। ये उसने नियम दिया। तो इस नियम को आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जो तीनों को अगर एक क्रम में जमाया जाए बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में और उनका औसत निकाला जाए, जो शेष 2 तत्व हैं उनका औसत निकाला जाए तो वो मध्य तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा और उनका गुणधर्म भी इनका औसत होगा। औसत होगा मतलब कि इनके बीच का होगा, यही बोला है। और ये जो परमाणु भार ये इनका है, वैसे आप लोग इसका भी करके देख सकते हैं। और उसने अपने टाइम में सिर्फ 3 तरीकों की खोज कर सके थे। ठीक है, तो बाद में ये भी देखा गया कि अन्य तत्वों को भी अगर इस तरह से जमा करके देखा गया तो उसमें ये लागू नहीं होता था, तो ये आगे चल करके सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों को एक आइडिया मिल गया था कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है कि परमाणु भार के आधार पर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जमा करके व्यवस्थित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसने शुरुआत तो कर दी थी ना, बाकी लोग को एक रास्ता दिखा दिया था कि ऐसा भी हो सकता है ऐसे करके। इसके अलावा उन्होंने प्लेटिनम जो है धातु होता है प्लेटिनम, तो उसको प्रेरक के रूप में पहचाना था किसने, डाइबेराना। तो इतना सारा चीज है उसको आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक है, और त्रिकों को भी याद रखेंगे। कौन कौन सा त्रिक, 3 त्रिक ही बनाया था, तीनों त्रिक को याद रखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, वैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 त्रिक उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये था आपका डाइबेराना का त्रिक नियम। तो बहुत ही आसान है। तो हमारा जो अगला जो नियम है वो क्या है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम भी बोलते हैं इसको। तो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नियम दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम। उन्होंने ही दिया था अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम। किसने दिया था ये पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, न्यूलैंड्स, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स है। तो उनके अनुसार क्या था कि उन्होंने क्या बताया, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ उसका क्या नियम दिया उसको, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जैसे कि डाइबेराना ने किया था, व्यवस्थित किया था परमाणु भार के क्रम में, वैसे इसने भी बोला कि व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो
जब उनको एक बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, मतलब पहला परमाणु, कम परमाणु भार, उससे ज्यादा परमाणु भार, उससे ज्यादा परमाणु भार, ऐसे करके लाइन से अगर उसको व्यवस्थित करेंगे, जमाएंगे, तो वे सभी जो तत्व है वो इस प्रकार से क्रमबद्ध हो जाते हैं, इस प्रकार से जम जाते हैं कि उनके जो गुण है, अलग अलग तत्वों के गुण है, वो क्या हो जाते हैं, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसे जमाते जाएंगे तो सभी का जो गुण है वो क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो प्रत्येक आठवें तत्व की विशेषताएं या गुणधर्म है पहले तत्व से मिलते हैं, और जो आठवें तत्व के जो विशेषता या गुणधर्म है वो पहले तत्व से मिलते जाता है, इसीलिए इसको क्या हुआ कहा जाता है, अष्टक सिद्धांत। तो कैसे मिलता है, कैसे होता है, उसको पहले देखते हैं। तो उन्होंने इसकी तुलना भारतीय जो संगीत का सुर है, जानते हो ना आप लोग, सा रे ग म प ध नि, ये सब जान, तो उसमें क्या होता है, फिर नी तक के साथ जाता है, सात तक जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें के बाद आठवें नंबर में फिर से सा आ जाता है, तो सा के बाद सा आता है, मतलब सेम हो जाता है फिर से। तो इसी से उसने तत्वों के जो वर्गीकरण है उसकी भी तुलना की है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे कि ये H हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, जो नंबर तत्व है वो फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के जो गुण है वो मिलते हैं, और ये दोनों क्या है, आठवें तत्व हैं, मतलब ये पहला तत्व है, यही बोला गया ना, प्रत्येक आठवें तत्व की विशेषता या गुणधर्म पहले तत्व से मिलते हैं। तो इसका जो आठवां तत्व क्या है, फ्लोरीन है, और पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसके जो गुण है वो क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे ही अगला जो है वो क्या है, क्लोरीन है। इससे अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आठवां तत्व हमारा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन की भी जो विशेषता वो किससे मिलती है, फ्लोरीन से। वैसे क्लोरीन की विशेषता किससे मिलती है, हाइड्रोजन से। तो इस तरह से उन्होंने एक नियम दिया, ये तीनों आपस में क्या है, एक जगह बन गए। तो इस तरह से तीनों का जो गुणधर्म है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इसी ने उसको क्या नाम दिया, अष्टक सिद्धांत नाम दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे हल्के, इसका शुरुआत कहाँ से किया, सबसे हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, वहां से शुरू किया और कहां तक के ले गया उसको, 56वें तत्व। 56वें तत्व क्या है, थोरियम है, वहां पर ले जाकर के समाप्त किया। तो ये था न्यूटन का अष्टक सिद्धांत। तो ये भी जो सिद्धांत है वो कुछ हद तक सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, उसके कुछ रीजन थे, ठीक है। तो पहला जो रीजन था वो क्या था कि ये जो अपन जो वो बनाया था, कॉलम बनाया था, जो व्यवस्थित किया था, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, यहाँ तक 20वें तत्व जो कैल्शियम है उसके बाद के जो तत्व है उसमें ये जो नियम है वो लागू नहीं हो पाता था। उसके बाद जो अष्टक जो 8 तत्व आते थे ना, वो उसके नीचे वाले तत्व से मेल नहीं खाते थे। ये पहला खामी हुआ। दूसरा, इसमें एक ही समूह में ऐसे तत्व भी शामिल कर दिए गए थे जिनके गुणों में समानता नहीं थी। जैसे कि इसमें देखिए आप लोग, ये ऑक्सीजन है और ये लोहा है। लोहा और ऑक्सीजन में कोई समानता है क्या, कोई मेल है क्या, नहीं है। तो ये तत्व भी शामिल कर दिया गया था। तो इसको हम लोग तो किसी भी तरीके से वर्गीकृत नहीं कर सकते, सिर्फ सारेगामापा अष्टक सिद्धांत के आधार पर बोल देंगे कि ऑक्सीजन और वो समान है करके, इनके गुणों में कुछ तो समानता होनी चाहिए ना, तो ये नहीं था। तो ये हो गया इसका दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, तो ये 56 तत्वों तक ही क्या था, सीमित था। तीसरा कारण ये था कि ये 56 तत्वों तक ही सीमित था। इसमें नए तत्व डालने के लिए कोई जगह नहीं था। मतलब जैसे कुछ नया तत्व बीच में आ जाता, खोज हो जाता, तो उसके गुणों को बीच में रखने के लिए कोई जगह नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी जिसके कारण से ये आगे लागू नहीं हो पाया। तो ये था आप लोग का न्यूटन का अष्टक नियम, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमारा जो इस वीडियो का तीसरा जो व्यवस्थित करने का जो क्रम है वो क्या है हमारा, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो लोथर मेयर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने किया कि जो परमाणु आयतन है और परमाणु भार है उसके बीच में एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा कि जो जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, एल्युमिनियम है और मैग्नीज है, ऐसे जो तत्व है वो क्या थे, नीचे में स्थित थे। और जो हीलियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सब कहाँ पर स्थित थे, ऊपर की ओर स्थित है। इसके अलावा जैसे कि लिथियम है,
मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, ये मतलब उतरने के जगह में स्थित है। देखिए आप, यहाँ उतरने की जगह में स्थित है, यहाँ उतरने की जगह में स्थित है, यहाँ उतरने की जगह में स्थित है, ऐसे। ठीक है, वैसे ही कुछ जो तत्व थे वो क्या थे, चढ़ाव पर स्थित है, जैसे कि फास्फोरस है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ऐसे जो तत्व। तो इसके आधार पर उसने एक नियम बनाया, नियम लगाया। क्या लगाया कि जो समान गुणों वाले जो तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित रहते हैं। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि जो जिनका गुण जो समान है वो एक ही जगह में स्थित है। एक ही जगह में स्थित का मतलब ये नहीं कि यहीं किसी बिंदु पर स्थित है, वो सेम पोजीशन में स्थित है, ये बताया उन्होंने। ये मतलब उन्होंने ग्राफ को देख करके समझा। तो जैसे कि हीलियम है, हीलियम ऊपर में है, सोडियम ऊपर में है, पोटेशियम ऊपर में, रुबिडियम, मतलब कि इनका जो गुण है वो गुण धर्म क्या है, लगभग सेम है। वैसे ही ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, ये सब है नीचे में स्थित है, तो इनका जो गुण धर्म है वो क्या है, सेम है, ऐसा समझा। ये जो ग्राफ बना है वो रफली बनाया हूँ, उसको एग्जैक्ट नहीं लेना है, आप लोग बुक में देख करके इसको समझना है। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बनाया हूँ, ये सभी सेम पोजीशन में नहीं है, कुछ आगे पीछे हैं। तो वैसे जो लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, एक ही पोजीशन में स्थित है। एक ही पोजीशन में स्थित है मतलब कि इनके जो गुण धर्म है वो क्या है, समान है, एक ही पोजीशन में स्थित है। इस प्रकार से उन्होंने ये नियम बनाया। तो उनके अनुसार क्या था, समान गुणों वाले जो तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित होते हैं। मतलब कि ये है कि जो तत्वों के परमाणु आयतन है वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें एक नया चीज आ गया हमारा, आवर्ती फलन। तो आवर्ती फलन क्या है, तो पहले तो परमाणु आयतन समझिए आप लोग। तो परमाणु आप लोग सभी जानते हैं, परमाणु क्या है, परमाणु वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यही पढ़े आप लोग परमाणु के बारे में। तो उस परमाणु का जो आयतन है वो क्या कहलाएगा, परमाणु आयतन। आयतन मतलब कि क्या, जो जगह गिरता है, जो उसका आकार से संबंधित है वो आयतन हो गया। परमाणु भार, तो परमाणु भार उसके द्रव्यमान से संबंधित है, कितना उसका परमाणु का भार है। मैं शुरू में बताया था किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो परमाणु आयतन है वो उसके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। तो आवर्ती फलन होता है मतलब कि जो भी इसके जो समान गुण धर्म है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, परमाणु आयतन और परमाणु भार के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब कि परमाणु आयतन जो है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यही बोला जा रहा है। ठीक है, तो आवर्ती फलन मतलब कि परमाणु आयतन के हिसाब से परमाणु भार क्या होगा, परिवर्तित होगा, या परमाणु भार किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परमाणु आयतन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र है। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र वो किस पर आधारित है, ये पूछा जाता है। तो किस पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है, ये बताएंगे आप लोग। या दोनों चीज दे दिया, परमाणु आयतन और परमाणु भार पर आधारित है, ऐसा पूछा जाएगा। इसको आप लोग को पता होना चाहिए। या किसके आवर्ती फलन है ये पूछ दिया तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं मतलब कि उसके परमाणु भार के ऊपर उसका जो आयतन वो निर्भर करता है और इन दोनों के आधार पर ही इसका जो गुण है वो क्या रहता है, मैच होता है। तो समान गुण धर्म है वो दोनों के आधार पर, क्योंकि इसका बिंदु मिलाएंगे तभी तो ये प्राप्त होगा ना हमको, इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आवर्ती फलन है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, कल अगले वीडियो में कुछ नया जो आगे का है वो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।